जुगाड़ कहता है जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। जुगाड़ क्या कहता है बेटा? जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। याद रखना, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे। अच्छा, दूसरा ये, यहाँ पे कोई दूसरा आइटम नहीं आ रहा बेटा पार्टिसिपेट करवा। 12th वगैरह क्लास में आप जाके सीखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है। इसलिए ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में कूद जाता है और क्रोमियम को 3D4 से 3D5 बनाता है। कुछ ऐसा याद आ रहा है? मेरा तरीका है VBT को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। लेकिन बात यह है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दे देगा, फिर क्या करोगे? फिर तो दिक्कत है बेटा। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कंपटीशन वाला चैनल पर। मैं आपका मोहित दाधित सर आज लेकर आया हूं रफ्तार नीट में लेक्चर नंबर 4। जी हां, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें हमारा पहले वाला होमवर्क देख लेते हैं। चलो एक बार तो मैं मैच कर लेना, आप उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है? बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने दिए थे, हो सकता हो किसी को दिक्कत आ रही हो। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली वापस से जाके फॉर्मूला लगाइए, वापस से जाके चीजों को समझिएगा, हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आज हाइब्रिडाइजेशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता है। जो 30 मॉलिक्यूल्स मैंने होमवर्क में दिए हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन भी आपको निकालने ही है। लेकिन अब बात है कि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं, कौन से कैरेक्टर घटते हैं, खूब सारी। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से जिस दिन सवाल आ जाता है ना, उस दिन फिर अपनी हवाइयां उड़ जाती है। रीजन क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना आता है, लेकिन बात यह है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दे देगा, फिर क्या करोगे? फिर तो दिक्कत है बेटा। तो इस वजह से पहले हम क्या करेंगे, आज हाइब्रिडाइजेशन की कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम बॉन्ड एंगल सीख जाएंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स के यूसेस कहां कहां होते हैं वो सीख जाएंगे। तो इस तरह की खूब सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आगे से आगे आते टाइम पे, ठीक है? चले तो आगे बढ़े, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और ये वाला सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी पार्ट 1, जिसमें मैं बेसिकली पार्ट 1 में क्या पढ़ाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में मैं क्या पढ़ाता हूं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे पार्ट में मैं क्या पढ़ाता हूं, ओवरलैपिंग। मेरा तरीका है VBT को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए फिलहाल बात करते हैं कल वाले होमवर्क की। इसमें मैं आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिख के दे देता हूं और फिर हाइब्रिडाइजेशन लिख के दे देता हूं। कैसे निकला, क्या निकला, सब कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था राजाओं, तो देख लो। ये जो आपका आएगा, ये आएगा बेटा AB5L1, सॉरी AB5L0, इसका आएगा AB6L0, ये आएगा आपका AB2L1, ये आएगा आपका AB3L0, ये आएगा आपका AB4L0, ये आएगा आपका AB2L2, ये आएगा आपका AB3L1, ये आएगा आपका AB3L0, AB4L0, AB6L0, यहां पे आ जाएगा AB3L0, यहां पे आ जाएगा AB2L0, यहां पे आ जाएगा AB4L1, यहां पे आ जाएगा AB2L2, यहां पे आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका AB4L1, ये आ जाएगा आपका AB4L0, ये आ जाएगा आपका AB3L1, ये आ जाएगा आपका AB6L1, ये आ जाएगा आपका AB4L2, ये आ जाएगा आपका AB2L3, ये आ जाएगा आपका AB3L2, ये आ जाएगा आपका AB5L1, ये आएगा आपका AB3L2, ये आ जाएगा, कल बता दिया था ये तो AB2L3, ये भी आ जाएगा आपका AB2L3, ये आ जाएगा आपका AB2L2, ये भी आ जाएगा आपका AB2L2, ये आ जाएगा आपका AB4L0, ये आ जाएगा आपका अगेन AB4L0, ये आ जाएगा आपका AB3L0। और भी कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 कंपाउंड्स में जो है सारा सिमट जाएगा। जैसे जैसे आपके सामने कंपाउंड्स आएंगे, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी भी निकाल लोगे। अब मैंने कहा था कि इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं आज की, नेम एंड शेप ऑफ फॉलोइंग एंड, है ना, नेम ऑफ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन भी ऐड कर दो। कैसे, हमको तो आता ही है। 5 और 0 5, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, sp3d। क्या हो जाएगा, sp3d। 6 0 6, मतलब sp3d2। उसके बाद बोलो 2 1 3 sp2, उसके बाद 3 0 3 sp2, उसके बाद 4 0 4 sp3, उसके बाद 2 2 4 sp3, उसके बाद 3 1 4 sp3, उसके बाद 3 0
क्या हो जाएगा sp2, उसके बाद 4 जीरो क्या हो जाएगा sp3, उसके बाद 6 जीरो sp3d2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 वाला sp2, उसके बाद 2 sp, उसके बाद 4 1 मतलब 5 sp3d, 2 2 मतलब 4 मतलब sp3, उसके बाद 4 1 मतलब 5 अगेन sp3d, उसके बाद 4 जीरो sp3, 3 1 4 अगेन sp3, 6 1 7 sp3d3, उसके बाद 4 और 2 6 sp3d2, उसके बाद 2 2 3 5 sp3d, उसके बाद 1 3 2 5 sp3d, उसके बाद 5 1 6 sp3d2, 3 2 5 sp3d, उसके बाद 2 3 5 sp3d, sp3d, sp3, 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 लो सा खत्म। हाइब्रिडाइजेशन हवा में गया, निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, निकालना आना चाहिए, बस ये हो गया आपका पूरा। चलो होमवर्क खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आती है, ये वैसे मैंने वापस ऐड कर ली ताकि जिनको नहीं कल समझ में आया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, वो इस तरह से करते हैं। वैसे ये स्लाइड कल भी थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मुझे इस स्लाइड को मैं वापस रिलेट करूंगा आके जाके कि क्यों सिग्मा और लोन पेयर की ही जरूरत पड़ती है। चलो आ जाओ, देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि एक ही एटम के ऑर्बिटल पहले मिक्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग को अलग अलग मानना है, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ये कहती है कि मर्जिंग तो ऑर्बिटल्स की है। दोनों की डेफिनेशन क्या कहती है, मर्जिंग ऑर्बिटल्स की है। लेकिन 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 कान खोल के सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को मर्ज करता है। क्या बोला मैंने, हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को मर्ज करता है। मतलब खुद के ही ऑर्बिटल की मिक्सिंग करना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। एक ही एटम के ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। पहली चीज, जुगाड़ कहता है जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। जुगाड़ क्या कहता है बेटा, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। याद रखना इसका जुगाड़, ये देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। सपोज आपने 4 ऑर्बिटल मिक्स किए, आपने क्या किए, 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाए, तो बनेंगे भी 4 ही वापस। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे। अच्छा दूसरा, ये यहां पे कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा बेटा पार्टिसिपेट करवाने, ऑर्बिटल जो हैं वो एक ही एटम के मर्ज हो रहे हैं, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं। सपोज यहां पे मान लीजिए मैंने कहा 4 ने मिक्स किया, तो वापस भी क्या बनेंगे, 4। जो नए बनते हैं, जो नए ऑर्बिटल मर्जिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको बोला जाता है बेटा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है उनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको बोला जाता है प्योर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्योर ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिए उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कुल मिला के यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हो, जुगाड़ आ गया अपने पास। और जुगाड़ क्या आया बेटा, जुगाड़ यहां लिख रहा हूं, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। यहां पे लिख रहा हूं जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। अब जितने मिलेंगे का मतलब क्या है, ये है नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं वो है उतने बनेंगे वाले में। मतलब सपोज 4 मिले तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अभी आप आगे सीखेंगे कि चारों का नाम क्या होगा। फिलहाल के लिए समझो, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी। इसीलिए बोला था मैंने कि ओनली वैलेंस
शेल में, ओनली वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं किसी एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वही मिक्स होते हैं, क्योंकि उनके बीच की एनर्जी गैप बहुत कम होती है, तो मिक्सिंग आसान हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हुआ तो वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल वैलेंस शेल के ही और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज होंगे। आगे जाके हालांकि आप सीख जाओगे, 12th वगैरह क्लास में आप जाके सीखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि 3d और 4s की भी मिक्सिंग होती है, 3d और 4s और 4p की भी मिक्सिंग होती है। तो वहां पर वैसे वैलेंस शेल तो 4s और 4p है, लेकिन 3d और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ये आपने पढ़ा होगा कभी, 3d और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए वो भी मर्ज हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये इनिशियल लेवल पर लिखना ठीक है और एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब कभी गलत मत समझ लेना। कभी जाओ 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे बेटा आगे जाके, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 3d 4s और 4p की मिक्सिंग होती है। तो आप बोलोगे सर 3d 4s और 4p, तो 4s 4p तो वैलेंस शेल है सर, समझ आता है, लेकिन आप इसको 3d में मिक्स क्यों कर रहे हो, 3d के ऑर्बिटल्स क्यों मर्ज कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन में? तो बेटा मैं बता देता हूं, 3d और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, 3d और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ये हम पढ़ लेते हैं कब, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब हम सब समझ लेते हैं कि इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको ये बात बता दी जाती है कि इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में कूद जाता है और क्रोमियम को 3d4 से 3d5 बनाया था, कुछ ऐसा याद आ रहा है? तो एनर्जी गैप बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है। तो अगेन बोल रहा हूं कि इस वाली लाइन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को छोड़ दो तो बाकी सबके लिए सच है और एनसीईआरटी में लिखी है। तो इनिशियल स्टेज पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं उस पर ये लाइन हम लिख सकते हैं कि ओनली वैलेंस शेल के द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। रीजन पहले यहां पर मैं आपको वही बता देता हूं, पहले आपको मैं यही बताता हूं, पहले एक बार तो इसको डब्बे में बंद करो। चलो डब्बे में बंद हो गया। अब देखो वैलेंस शेल क्या होता है बेटा, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है जैसे 2s हो गया, ये 2p हो गया, तो 2s का कितना डब्बा, एक डब्बा, 2p का कितना डब्बा, तीन डब्बे। तो इनकी मर्जिंग हो जाएगी, इनकी मर्जिंग मिक्सिंग हो जाएगी, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं कि यहां पे 1s है, यहां पे बोलूं मैं 1s है और फिर मैं बोलूं कि यहां पे 2p ले लेता हूं, तो 1s और 2p की मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाती है। बेसिकली आपने डेफिनेशन ऊपर लिखा हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी, मतलब एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए, वो ही कंबाइन हो सकते हैं। फिर कितने बनेंगे, तो जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, मतलब जो बनेंगे उनको बोलेंगे न्यू ऑर्बिटल्स, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब HO, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको HO बोल दिया, ठीक है। और हमने ये HO कैलकुलेट करना पहले ही सीख लिया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया पहले ही, क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर। चलो आ जाओ आगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सारी बातें सीख ली। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी हम सीखेंगे। पहले अपन एक चीज यहां पर सीख लेते हैं कि मान लो यहां पर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं, पहले sp हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp का मतलब क्या हो गया बेटा, एक s है ना, एक S और एक P मिक्स होगा तो उसको बोलते हैं क्या, SP। क्या बोलते हैं बेटा उसको, SP। मतलब आपका ये रहा एक S और ये रहा एक P, ठीक है। इनको अगर आप मर्ज करते हो तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, SP। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हाइब्रिडाइजेशन का नाम SP हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप जो है वो फिक्स होती है, वो ऐसा बनेगा। कितने मिले बेटा, दो मिले, एक S मिला, एक P मिला, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, मतलब जो नए बनेंगे वो भी कितने मिलेंगे, दो बनेंगे। इसका नाम भी क्या लिखूंगा मैं, SP लिखूंगा और इसको भी क्या बोलूंगा, SP। तो S और P कितने मिले, दो मिले, कितने बनेंगे, दो बनेंगे, दोनों का नाम SP SP हो जाएगा भैया, दोनों का नाम क्या हो जाएगा, SP SP हो जाएगा। तो ये S और P मिलके क्या बनाते हैं, SP SP, इस तरह से। अगेन यहां पे अगर मैं sp2 लिख दूं तो sp2 के लिए क्या लिखूंगा, एक s लूंगा फिर दो p ले लूंगा, क्या ले लूंगा, फिर मैं दो p ले लूंगा, इस तरह से। अब बताओ इनका नाम कितना हो जाएगा, ये s है, ये p है, ये p है, कितने मिले, तीन मिले, कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, तीन बनेगा, तीनों का नाम sp2 हो जाएगा। ये लो, ऐसा एक, ऐसा
थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, बोलो इसका नाम क्या, sp2, इसका नाम भी क्या, sp2, इसका नाम भी क्या, sp2। उसके बाद आ जाओ, क्या हम sp3 सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं सर, आप बिल्कुल हमको भी दिखा पा रहे हो कि हम क्या सोच रहे हैं, मतलब विजुलाइज करा पा रहे हो सर, हमको मजा आ रहा है, पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। चलो देखो बेटा, यहाँ पे एक s है, फिर अब मैं क्या करूंगा, 3p ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं यहाँ पे, 3p ले लूंगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, sp3 हो जाएगा। कितने मिले, 4 मिले। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां पे देखना अगेन, 1 2 3 4, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3। अब ये ऑर्बिटल बन तो गए, लेकिन ये मिनिमम रिपल्शन यानी एक मैक्सिमम थीटा लेके अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही इनकी मर्जिंग होती है ये नए बनते हैं, और जो नए बनते हैं वो मर्ज होके एक 3D के अंदर या स्पेस के अंदर एक शेप ले लेते हैं, है ना, एक फिक्स्ड शेप ले लेते हैं। जैसे 2 ऑर्बिटल हैं, 2 को आपस में जुड़ना है, इन 2 ऑर्बिटल को आपस में जुड़ना है, तो बताओ मैक्सिमम एंगल कितना रखोगे, तो 180 डिग्री रखेंगे सर, तो इसका मतलब है ये ऐसा बन जाएगा। इनकी जो ये वाली लोब है, इनको मैंने यहां पर इस तरह से बना लिया, इस तरह से अंदर की तरफ। 3D में होता है, बाहर की तरफ होती है, वैसे एक इधर होती है, एक उधर होती है, बट वो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैंने यहां पर बना दिया। यहां पे एंगल कितना आ गया, थीटा कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। कितना आ गया थीटा, 180 डिग्री। क्या बन गया, ये sp के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ गए। और अब इन्होंने यहां पर कोई भी सराउंडिंग एटम आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये उसको इस तरह से अरेंज होते हुए मिलेंगे। मतलब वो जब आएगा अपना ऑर्बिटल लेके, ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, इसलिए पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूं वो ओवरलैपिंग। ये क्या है, ये सिर्फ मेहमान से आने, मेहमान घर पर आ रहा है, मेहमान कौन, सराउंडिंग एटम। मेहमान घर पर आ रहा है, उससे पहले हमारे घर में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, उन तैयारियों का नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। वो सारी प्रिपरेशन जो होती है उनके आने से पहले, उसके पहले की ये सारी कहानी होती है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। मेहमान अभी आया नहीं है, जब मेहमान आएगा तो हम उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे, तो वो जाके किससे जुड़ेगा, इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, उसको हम ओवरलैपिंग कहेंगे, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो यहां हो गया। तो बेटा मेहमान जब आएगा तब बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, तब बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बॉन्ड का मतलब तो दूसरा एटम आएगा तब तो बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनने से पहले तैयारी है, बॉन्ड बनने से पहले की क्या है, तैयारी है। क्या तैयारी है कि भैया सबको एक जैसा हो जाना है। मतलब घर पर हम क्या करते हैं, घर पर हो सकता है मेहमान नहीं आते तो हम क्या करते हैं, हम एक भाई 2 बहन, इस तरह से भाई बहन झगड़ते रहते हैं। सबका एनर्जी लेवल जो है वो एक जैसा नहीं होता। कोई नहा रहा है, कोई नहीं नहा रहा है, कोई दिन में 4 बजे नहाता है, कोई सुबह उठ के 4 बजे नहाता है, कोई पड़ा है ऐसे ही सोफे पे, कोई टीवी देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, सब अलग अलग अंट शंट काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन घर पे मेहमान आना होता है, जिस दिन घर पे मेहमान आने होते हैं, गेस्ट आने होते हैं, सुबह से सेंट्रल एटम ऐलान कर देता है। सेंट्रल एटम कौन, पप्पा। सेंट्रल एटम कौन, पप्पा। पप्पा अपने सारे ऑर्बिटल्स को ऐलान कर देता है। पप्पा सारे ऑर्बिटल्स को कह देते हैं कि भैया आज तमीज से रह लेना, है ना। मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेहमान के नाम पे सपोज मान लो उनके दोस्त आ रहे हैं, क्या बोला, आज तमीज से रह लेना, ये सब नहीं चलेगा, है ना। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, ये क्या रखा है, कोई सोफे पे पड़ा है, कोई आज कुछ नहीं, सब आज बिल्कुल वेल बिहेव्ड होने चाहिए, ढंग से, डिसिप्लिन मैनर में, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन, पप्पा। सेंट्रल एटम कौन है, पापा है। पापा ने क्या किया, ऑर्बिटल्स कौन, अपने बच्चे, उनको बोला भैया ढंग से हो जाओ, इज्जत से हो जाओ, सारे बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। तो क्या होता है, उस दिन फिर सारे 8 बजे ही नहा लेते हैं सुबह, मेहमान के आने से पहले सब नहा लेंगे, कपड़े भी इज्जतदार पहनेंगे, ढंग के कपड़े, हो सकता हो नए कपड़े पहन ले, है ना। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से घर में होते हैं नहा ले ढो ले, है ना, सब कुछ बढ़िया एकदम फ्रेश होके बैठ जाते हैं। और हो सकता हो कि दिखाने के चक्कर में थोड़ी बहुत किताब खोल के पढ़ने भी लग जाए, मतलब बिल्कुल वेल बिहेव्ड हो जाते हैं। जैसे ही आएंगे, गेट पर मेहमान आएंगे तो सारे बच्चे पीछे खड़े होंगे, एक के बाद एक बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब एक जैसे करेंगे। एक जैसे क्यों करेंगे, ताकि मेहमान को आने के लिए, मेहमान जब आए तो उसको अच्छा लगे, मेहमान जब आए तो उसको अच्छा लगे, एक जैसा बिहेव। मतलब इन्होंने भी पहले क्या किया, ये पहले अनशंट तरीके से थे, दोनों अलग अलग थे। देखो बेटा, एस इधर, पी इधर, तो इन्होंने सेंट्रल एटम ने कहा तुम मर्ज हो जाओ, ठीक है। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया। अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, देखो दोनों क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिखने के बाद ये अरेंज्ड भी प्रॉपर हो गए। मतलब पापा ने ये भी बोला कि ढंग से बैठ जाना, तमीज से बैठ जाना, तो ये ढंग से बैठ गए।
ठीक है। अब देखो फिर यहां पर ये तीन अलग अलग दिख रहे थे, अब ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। फिर यहां पर ये चार अलग अलग दिख रहे हैं, अब ये चारों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन है मेहमान के आने के पहले की तैयारी। और मेहमान कौन, सराउंडिंग एटम। अभी आया नहीं है, जब सराउंडिंग एटम आएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड, उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे हम उसको, ओवरलैपिंग। डिफरेंट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे हम, है ना। हम हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग भी देखेंगे, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल से प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी देखेंगे। क्योंकि जो मेहमान आ रहा है वो हो सकता हो अपने साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल ला रहा हो, वो भी अपने बच्चों को सिखा के ला रहा होगा कि एक जैसे दिखना, वहां से बाहर से आ रहा है तो मतलब अब हाइब्रिड से हाइब्रिड मर्ज होंगे, ये भी हो सकता है। मतलब उसका भी हाइब्रिड होगा, आपका भी हाइब्रिड होगा, मतलब दोनों मर्ज होंगे, बट होंगे तो ओवरलैपिंग। अब उसका हाइब्रिड और आपका हाइब्रिड अलग अलग एटम के ओवरलैपिंग हो रहे हैं तो उसको भी ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मान लो वो प्योर लेके आ रहा है, वो ऐसे ही उठा के ला रहा है अपने बच्चों को, पूरा मर्ज करके नहीं गया, प्योर ही ला रहा है। तुम्हारा हाइब्रिड है लेकिन उसका प्योर ही आ रहा है, तो उसका प्योर आ रहा है तो हो सकता हो एक एस आ रहा हो, एक पी आ रहा हो, इस तरह से आ रहा हो, तो वो कंबाइन हो जाएंगे, वो भी कहलाएगी ओवरलैपिंग। वो क्या कहलाएगी, हाइब्रिड प्लस प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ठीक है। तो सर प्योर और प्योर की भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स भी सेंट्रल एटम के पास बच सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट अगर सपोज नहीं करेंगे तो फिर वो तो प्योर रह जाएंगे। तो ऐसे नालायक बच्चे भी तो हो सकते हैं जिनकी जरूरत पापा को नहीं होती है, कहते हैं कि मेहमान जब आएंगे तो इसको पीछे वाले कमरे में बिठा देना, ये किसी काम का नहीं है, ये तू बाहर मत निकलना। वो प्योर ऑर्बिटल, उसको नहीं नहलाया, कुछ नहीं किया, वो जैसा रह रहा है वैसा ही रख दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक आधा बच्चा ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक आधा ऑर्बिटल वैसा भी हो सकता है बेटा, प्योर रह जाए। तो फिर प्योर से प्योर की भी बन सकती है, लेकिन वहां पर सिग्मा नहीं बनेगा, वो बनता प्योर से प्योर का सिग्मा बनता है, ठीक है, बनता है, सिग्मा भी बन जाएगा, सॉरी सिग्मा भी बन सकता है। और पाई जो है वो ज्यादा बनेगा, पाई ऑर्बिटल्स जो है वो ज्यादा बनेंगे, तो पाई बॉन्ड जो है वो सॉरी ज्यादा बनेंगे। आई होप आपको ये मतलब ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया हो, थोड़ा सा एग्जांपल जो है ज्यादा समझ में आ गया हो, या कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत इजी करने के चक्कर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बट मैं मान के चल रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए पार्ट जो पहले होता है किससे, ओवरलैपिंग से। इसीलिए मैंने वीबीटी पार्ट 1 में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया है। एनसीईआरटी में जाओगे तो ओवरलैपिंग उन्होंने पहले सिखा दी, बट बात वही है कि पहले ओवरलैपिंग कैसे सीख लोगे, पहले ये तो सीखो कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होता है। चलो आ जाओ बेटा। अब मान लो ये तीन है, इन तीन को जुड़ना है तो ये तीन अपना मैक्सिमम रिपल्शन कैसे मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस पे आके जुड़ जाएंगे। एक यहां, एक यहां, एक यहां। बताओ इनमें थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इनमें थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगेन ये फोर्थ वाला है, ये चार ऑर्बिटल को आपको रखना है। ये बेटा टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाते हैं, और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है ये तो आपको पता ही है। तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे बन गया एक, फिर ये बन गया ऐसे, फिर ये बन गया ऐसे, फिर ये बन गया ऐसे। यहां पे एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब देखो यहां पे थीटा कितना आ जाएगा, 109.5 डिग्री आ गया भाई। थीटा कितना आ गया, 109.5 डिग्री। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स के नाम वही होते हैं बेटा, इसको भी आप sp2 बोलोगे, इसको भी आप sp2 बोलोगे, इसको भी आप sp2 बोलोगे, इसको आप sp बोलोगे, इसको भी sp बोलोगे। ये sp3 है, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, और ये भी sp3 होगा। जो भी सराउंडिंग एटम आएगा वो इन पर आकर लग जाएगा, अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो, ठीक है। हम अभी मान के चल रहे हैं कि हो रहा है। उसके बाद देखो ये परसेंटेज एस करेक्टर अगर निकालना है, मेरे को क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है। तो मुझे ये बताओ एस और एसपी मिला के कितने बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं, 100 रुपए हैं। कितने हैं, 100 रुपए हैं। 100 रुपए को आपको बांटना है दो में, 100 रुपए को बांटना है आपको किसमें, दो में। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की कहानी बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की कहानी बता रहा हूं कि एसपी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो बताओ 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, कितने 100 रुपए थे। अब आपको एस और पी में बराबर बांटना है। इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात बोल रहा हूं। तो बताओ इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या लिख दोगे, 50% एस करेक्टर है एंड 50% क्या हो जाएगा, पी करेक्टर हो जाएगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, दोनों में से किसी भी एक की, एक एसपी की बात कर रहा हूं। ऐसा ही सेम दूसरे वाले एसपी में भी होगा, फिलहाल मैं एक के लिए समझा रहा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर sp2 है, ठीक है, sp2 है, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। sp2 बोल दिया, एक s 2 p, एक s है
दो पी हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, sp2 बोलेंगे। अब बताओ कि अब 100 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, 100 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, 50% क्या लिख दूंगा, 50% सॉरी 50% नहीं, सॉरी, यहां पे क्या आ जाएगा, 33% क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, 33% क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा इसमें। अब बाकी बचे दो पी तो सेम ही है, एक जैसे हैं, तो एक साथ लिख सकते हैं। तो वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल क्या लिख सकता हूं, जैसे 33.33 प्लस 33.33, क्योंकि दो है ना ये बेटा, ये भी पी है ये भी पी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 66.66% पी हो गया, 66.66% क्या हो गया, पी हो गया। समझ रहे हो बात को, यहां तक समझ में आई। यहां पर sp2 की कहानी क्या हो गई, परसेंटेज एस कैरेक्टर उसमें कितना है, कम हो गया, और p ज्यादा हो गया क्योंकि दो p है। यहां हिसाब किताब बराबर था, एक s और एक p था, तो 50-50% हो गया। अब sp3 है, sp3 है, तो बताओ यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना लिखोगे, तो यहां लिखोगे 25% s लिख दोगे, 25% s लिख दोगे। उसके बाद ये 25 प्लस 25 प्लस 25 है ना, 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75% पी। ठीक है, 75% करेक्टर क्या हो जाएगा, पी करेक्टर हो जाएगा। आपने एक चीज नोट करी, ये दिखने में सब एक जैसे हैं, ये दिखने में सब क्या है, एक जैसे हैं, मतलब इनकी शेप जो है, शेप एक जैसी होती है बट साइज अलग होती है, शेप एक जैसी होती है बट साइज अलग होती है। याद रखना, शेप में आपने देखा कि सारे एक जैसे ही हैं, बट मैंने जानबूझ के पहले वाले को छोटा, दूसरे वाले को बड़ा और तीसरे वाले को उससे भी बड़ा बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज अलग अलग हो सकती है ना, साइज अलग अलग हो सकती है। मतलब एक ओवल शेप अगर सपोज आप सोच, तो एक मान लो, एक आप सर्कल सोचिए, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और उससे भी बड़ा सर्कल, तो है तो सब सारे सर्कल, तो शेप क्या बोलोगे, सर्कल, शेप को क्या बोलोगे, सर्कुलर। लेकिन आप साइज वो बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे, एक छोटा एक बड़ा और एक उससे बड़ा, सेम सिमिलर चीज। यहां पर शेप तो एक जैसी है सबकी, लेकिन साइज अलग अलग होती है। साइज sp की सबसे छोटी, sp2 की उससे बड़ी और sp3 की उससे बड़ी। जरा समझ में आ गया हो तो बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज कौन से कैरेक्टर बढ़ने से बढ़ रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज कौन से कैरेक्टर बढ़ने से बढ़ रही है। देखो कितना p, 50% p, कितना p, 66% p बढ़ गया, कितना p, 75% p। क्या p कैरेक्टर बढ़ने से हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बढ़ती है, क्या p कैरेक्टर बढ़ने से हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बढ़ती है। यस सर, हमको समझ आ गया। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज किससे बढ़ती है, p कैरेक्टर बढ़ने से, या लेंथ बोल दो। ठीक है, क्योंकि साइज कैसे बोलोगे, यहां से लेके साइज किसको बोलोगे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलोगे, तो एक ऑर्बिटल की लेंथ को बोल दो। सपोज आपने लेंथ बोल दिया, p कैरेक्टर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, ऐसे बोल दो, साइज बोल दो, लेंथ बोल दो, कैसे ही बोल दो। उसके बाद एक जुगाड़ आता है कि एस एंगल की दुकान है। जुगाड़ क्या आता है बेटा, एस एंगल की दुकान है। ठीक है, एस एंगल की दुकान है, मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा तो एंगल ज्यादा, एस एंगल की दुकान है। याद रखने का तरीका क्या है, एस एंगल की दुकान है। कैसे दुकान है एस एंगल की, जरा देखो इसमें, यहां समझना बेटा इस बात को कि जो ये आपका ऑर्बिटल होता है एस, ठीक है, और ये आपका होता है पी। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ समझना, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, ये पी एक्स हो सकता है ना, ये पी एक्स हो सकता है, ये क्या बोलते हैं पी वाई हो सकता है, और पी जेड बना सकते हो आप इसको। पी जेड तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो पी जेड आप समझ जाओ ये बाहर की तरफ है, या फिर पी जेड हो सकता है। ठीक है बेटा, कैसा भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से देखना, चलो इसको 3 एक्सिस पर लेके ही बता देते। इस तरह से देख लेते। चलो आप इसको एक काम करो, 3D में मैं नहीं बना पाऊंगा, अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसको अपन क्या देंगे, पी जेड बोल देंगे, इसको पी वाई बोल देंगे, और ये इसको पी एक्स बोल देंगे। अब ध्यान से सुनना, ये हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बार पी और एस दोनों बैठे थे गार्डन में, है ना, और उन्होंने कहा कि यार कैसा क्या चल रहा है, तो इसने कहा बढ़िया चल रहा है। तो इसने कहा जीवन में क्या क्या कमियां लगती है तेरे को, एस को पूछा, पी ने किसको पूछा, एस को पूछा क्या क्या कमियां लगती है। तो इसने कहा मेरे पास एंगल बहुत है, क्या बोला इसने, मेरे पास एंगल बहुत है। क्यों, कैसे, कि मैं स्पेरिकल हूं, मुझसे चाहे कितने भी एंगल निकाल लो, है ना, 360 डिग्री पे तुम थीटा निकाल सकते हो, स्पेरिकल है। क्या बोला उसने, 360 में निकाल सकते हो, तो मुझसे चाहे कितना भी निकाल लो। एंगल में मैं बिल्कुल जो है आपके मान के चलिए कि दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
एंगल पूरा है। तो इससे बोला कि फिर डायरेक्शन, इसने बोला कि मेरे पास तो डायरेक्शन की क्या बात है, क्या बोला, पी ने इसको क्या पूछा, तो डायरेक्शन का क्या है, तो बोला यही तो समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जब हर डायरेक्शन में मैं हूं, क्योंकि स्फेरिकल होता है बेटा तो हर डायरेक्शन में, एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है तो हर डायरेक्शन में, यानी मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। दुनिया में मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो भी मल्टी डायरेक्शनल होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। अब आप बोलोगे सर मल्टी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल कैसे हो सकता है एक से ऐसा, मुझे बताओ। अगर तुमको सिंगिंग आता है, तुमको डांसिंग आता है, तुमको गिटार विटार बजाना आता है, तुमको और भी बहुत सारी स्विमिंग आती है, स्पोर्ट्स में तुम हो, तुम हर जगह पर खूब सारे अव्वल हो, हर जगह पे, जब तुम हर जगह पे आगे हो, तुम मल्टी डायरेक्शनल हो, तो तुम किसी दिन बैठकर ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए तुम फिर फाइनली क्या रह जाते हो, कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हो और क्या हो जाते हो, नॉन डायरेक्शनल। कैसे हो जाते हो, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन तुम्हारी एक परफेक्ट डायरेक्शन अगर है तो तुम लाइफ में उसी तरफ आगे बढ़ोगे। तो मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल, एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि जो इतनी सारी डायरेक्शन में सोचता है वो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं सोच पाता। मल्टी डायरेक्शनल बोल दो, ओ मिनी डायरेक्शनल बोल दो, या फिर नॉन डायरेक्शनल बोल दो, एक ही बात है। तो इसके पास एंगल की कमी नहीं है, एंगल तो खूब है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इससे पूछा कि तू पी एक्स पर है, पी वाई पर है, सॉरी एक्स पर है, वाई पर है या जेड पर है। पी ने इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको ताना मारा कि एंगल एंगल बहुत कर रहा है बेटा, एंगल एंगल बहुत कर रहा है, बता डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है। बोला एक्स पर है, पी पर है, या एक्स पर है, वाई पर है या जेड पर है, तो कहता है मैं तो हर जगह हूं। कह रहे हर जगह वाली बात नहीं है, एक बता एक। बोले हर जगह हूं, कि मतलब तू नॉन डायरेक्शनल है। क्या बोला, तू नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि तेरे को खुद को नहीं पता तू कहां है, क्योंकि तू हर जगह है। ठीक है, अब बात आती है कि ये बात बोलने के बाद इसका मुंह छोटा सा हो गया, लेकिन ये भी कहां कम था, ये बैठे तो आराम से बात करने के लिए थे, लेकिन इसने तुरंत सवाल फेंक दिया पी से। इसने तुरंत सवाल क्या फेंक दिया पी से, कि तू बता तेरे पास डायरेक्शन है। क्या बोला, तेरे पास डायरेक्शन है, तू अपने तीनों ऑर्बिटल्स के लिए बड़ा राजी हो रहा है कि देख मेरा पी एक्स पड़ा है एक्स पे, देख मेरा पी वाई पड़ा है वाई पे, देख मेरा पी जेड पड़ा है जेड पे, देख कितने अच्छे लग रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्स पे ही है, एक पर्टिकुलर वाई पर ही है और एक पर्टिकुलर जेड पर ही है। मेरे पास डायरेक्शन की कोई कमी नहीं। मैं कह सकता हूं आज, मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कौन सी डायरेक्शन पर हूं। अलग अलग 3 डायरेक्शन है मेरे पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कौन सी डायरेक्शन पे हूं। मेरे पास डायरेक्शनल नेचर की कोई कमी नहीं है। क्या बोला उसने, मेरे पास डायरेक्शनल नेचर की कोई कमी नहीं है। एस को यह बात सुनकर अपनी बेइज्जती याद आई और एस ने पी को पूछा, अच्छा बता एंगल के बारे में क्या ख्याल है। क्या बोला, एंगल के बारे में क्या ख्याल है। तो पी का मुंह जो है वो ऐसा छोटा सा हो गया और बोला 90 डिग्री। क्या बोला, 90 डिग्री। देखो पी एक्स पी वाई और पी जेड में एंगल कितना होगा बेटा, पी एक्स पी वाई और पी जेड में तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये सोच के तो खुद ही सोच में पड़ गया पी, बोले 90 डिग्री। उसने बोला और बता, 90 तो ठीक है, और वैरायटी दिखा, और एंगल है क्या, और कोई वैरायटी का एंगल आ सकता है क्या, बोले 90 डिग्री। बोले और कोई दिखा, बोले 90 डिग्री। अब है तो 90 डिग्री के अलावा जीवन में कोई और एंगल से सोचा है तूने जीवन में, कभी तूने 90 डिग्री से आगे भी जीवन में आगे देखा है, कोई कुएं का मेंढक है तू। एस ने अपना बदला ले लिया, क्योंकि एस के पास एंगल बहुत था। तो अब ये उस एंगल पे ही उसको मारा है कि देख मेरी तरह दुनिया में तेरे को 360 डिग्री, मेरे में 360 डिग्री एंगल है, स्पैरिकल हूं, तेरे पास एंगल के नाम पे सिर्फ 90 डिग्री है। ये सुनकर दोनों ही आपस में, दोनों के पास एक एक खूबी थी और एक एक कमी थी। दोनों के पास एक एक खूबी थी, एक एक कमी थी। इसकी खूबी, इसके पास एंगल की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके पास डायरेक्शन की कमी थी। इसकी खूबी, इसके पास डायरेक्शन की कमी नहीं, लेकिन इसके पास एंगल की कमी थी। एंगल के नाम पे सिर्फ एक ही चीज जानता था, 90 डिग्री। दुनिया में एक ही एंगल होता है, उसको एक ही पता था, बचपन से उसको सिखाया गया कि 90 डिग्री एंगल होता है। लेकिन जब आगे दुनिया में आगे बढ़ा तो पता चला दुनिया में एंगल 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री एंगल होता है। तो इसने भी अपनी, ये भी चाहता था कि मैं भी जीवन में अपना एंगल बढ़ाऊं, है ना, अच्छे एंगल से सोचूं, बड़े एंगल से सोचूं। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, छोड़ना यार। इसने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं। दोनों ने कहा हम लोग लड़ाई करके हम में से किसी का फायदा नहीं। दोनों में से क्या डिसाइड हुआ, लड़ाई करके हम में से किसी का फायदा नहीं, हम दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा। हम दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा। और मिलने को आपने बोल दिया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। एस और पी की मिक्सिंग को, एस और पी की मिक्सिंग को आपने क्या बोल दिया, हाइब्रिडाइजेशन। एसपी बना दिया, sp2 भी बनता है, sp3 भी बनता है। फिलहाल के लिए मैंने एक पी ही जोड़ा। तो आपने मान के चलो कि
बेसिकली P जब S के साथ मर्ज होगा तो P अपनी कमी पूरी करेगा, और S जब P के साथ मर्ज हो रहा है तो वो भी अपनी कमी पूरी करेगा। इसकी कमी थी डायरेक्शनल नेचर की और इसकी कमी थी एंगुलर नेचर की। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा तो S का कौन सा नेचर बढ़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा तो S का कौन सा नेचर बढ़ जाएगा जो उसके पास कम था। मतलब एक S में अगर P मिला दोगे, SP बोलोगे ना बेटा, SP प्लस SP दो बनेंगे ना, तो एक S में अगर P मिला दोगे तो S का कौन सा नेचर बढ़ जाएगा? डायरेक्शनल नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ये इसके साथ मिक्स हो गया। और अगर उल्टा सोचो, P को S मिल गया, P को S मिल गया तो P का भी एंगल बढ़ गया, तो दोनों खुश हैं। तो मर्जिंग से क्या हुआ? जिसकी जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखा होता है साफ साफ कि ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स, क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल एंगुलर नेचर ऑफ P ऑर्बिटल इंक्रीजेस। P का क्या बढ़ जाता है? एंगल बढ़ जाता है। वाइल डायरेक्शनल नेचर ऑफ S इंक्रीजेस, मतलब कि S का तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ जाता है और P का क्या बढ़ जाता है बेटा? एंगुलर नेचर बढ़ जाता है। आई होप आप ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो। आई होप कि आपने ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन का जो इस तरह से सोचना है वो पहली बार सोचा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पहली बार ही सोचा होगा। अब मुझे बताओ, मैंने S को एंगल की दुकान बोला था। मैंने क्या बोला था? S जो है वो एंगल की दुकान है। S एंगल की दुकान है, ये शब्द दुकान है। बोलो सर इसका हम क्या करें? क्या ये जुगाड़ है? क्या ये जुगाड़ है? बेटा ये इतना बड़ा जुगाड़ है कि आगे हर जगह काम आएगा। आगे मैं जब जब भी ये काम आएगा तो सिर्फ ये लाइन बोलूंगा। जुगाड़ क्या कहलाता है? S एंगल की दुकान है। परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा तो एंगल ज्यादा, परसेंटेज S करेक्टर कम तो एंगल कम। अब S एंगल की दुकान है, अभी यहां से पता चला, क्योंकि ये जिसके साथ मर्ज होता है उसका एंगुलर नेचर बढ़ जाता है। P के पास एंगल की कमी थी, P के पास एंगल की कमी थी, वो S के साथ मर्ज हुआ तो एंगल बढ़ गया। P के साथ एंगल जो है वो बढ़ गया। अब आप खुद सोचो, SP और SP के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। क्या P ने कभी 180 डिग्री अपने जीवन में सोचा था? नहीं सोचा था, नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो 90 ही सोच रहा था। 180 फिर कैसे आ गया? आप खुद सोचो, पीछे वाली स्लाइड पे चलो, अब समझाओ। अब ये 180 डिग्री कैसे आया? क्या बताओ? ये अगर केवल अपना प्योर ऑर्बिटल ही रहता तो आज ये सिर्फ 90 डिग्री होता। आज ये सिर्फ कितना होता? 90 डिग्री होता। ये गया किसके पास? S के पास, बोला लाओ एंगल दो, हम एंगल बढ़ाएंगे। एंगल बढ़ाया तभी तो बेटा यहां पर 180 डिग्री आ गया, दो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल। मतलब S एंगल की दुकान है। परसेंटेज S करेक्टर बोलो कितना? 50%। एंगल बोलो कितना? 180 डिग्री। फिर बोलो परसेंटेज S करेक्टर थोड़ा कम हो गया, S एंगल की दुकान है। S घटेगा तो एंगल घटेगा, थोड़ा घट गया, क्योंकि यहां पर एंगल जो है थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज यहां पर परसेंटेज S करेक्टर 50 नहीं 33% ही रह गया। उसके बाद यहां पर देखो 25% ऐसे ही रह गया। परसेंटेज S करेक्टर और घट गया तो एंगल भैया और घटेगा। S घटाओ एंगल घटाओ, S बढ़ाओ एंगल बढ़ाओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जैसे जैसे परसेंटेज S करेक्टर घटेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के एंगल्स घटेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जैसे जैसे परसेंटेज S करेक्टर बढ़ेगा, यहां पर भी एंगल बढ़ेंगे। ये समझ में आया? इसको बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं S एंगल की दुकान है। इसको रिलेट किया, क्यों हुआ ये 180 डिग्री? क्योंकि यहां 50% S करेक्टर है। और P को आप सोच सकते हो कि परसेंटेज P करेक्टर बढ़ने पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ती है। परसेंटेज P करेक्टर बढ़ने पर, परसेंटेज P करेक्टर बढ़ने पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ जो है वो बढ़ती है। लेंथ का मतलब यहां मेरे से साइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहां पे लिख सकते हो साइज का ऑर्डर लिख सकते हो बेटा? साइज का ऑर्डर लिख सकते हो तो बताओ साइज की अगर बात करें तो SP से बड़ा कौन हो जाएगा? SP2 हो जाएगा, और उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा? SP3, क्योंकि इसमें 75% P होता है, इसमें 66% P होता है, और इसमें 50% P होता है, इसमें 50% P होता है। परसेंटेज P करेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। साइज SP से बड़ा SP2, SP2 से बड़ा SP3, याद रख लेना। साइज का ऑर्डर ऐसा होता है, शेप का ऑर्डर नहीं बदलता, शेप जो है वो सिमिलर लेती है बेटा। ठीक है, चले आगे।
अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से इसमें से 2-3 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे देखो, इट इज ऑर्बिटल्स, ये ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट्स बन के सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना, ये ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का कभी भी थियोरेटिकल सवाल आ गया ना, तो इनमें से ही ऑप्शंस बनेंगे, लिख लो ये 100% इनमें से ही ऑप्शन बनेंगे। इट इज ऑर्बिटल्स विच हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, फिलहाल इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। मैंने यहां पर अभी तक शब्द इलेक्ट्रॉन काम में नहीं लिया है, क्योंकि मर्जिंग किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है या फिर ऑर्बिटल्स की हो रही है, तो सर ऑर्बिटल्स की हो रही है। तो पहला वाला पॉइंट तो समझ आ गया। अब जब ऑर्बिटल्स की हो रही है तो बेटा फिर इलेक्ट्रॉन का अगर कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम ये भी सोचेंगे कि चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े हो, फुल फिल्ड हो, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा हो, हाफ फिल्ड हो, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वैकेंट ऑर्बिटल हो, जब बात ही ऑर्बिटल की है तो फिर 3 कैटेगरी निकल के आती है हमारे सामने ऑर्बिटल की। एक वो ऑर्बिटल जो खाली रह जाते हैं, एक वो ऑर्बिटल जो पूरे भरे हुए हैं, एक वो ऑर्बिटल जिसमें हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड बोलते हैं उसको। तो तीनों टाइप की कैटेगरी के हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात एकदम अच्छे से समझ आती कि जब सारी कहानी ऑर्बिटल्स की है तो ऑर्बिटल्स की 3 कैटेगरी होती है, तीनों ही पार्टिसिपेट कर सकती है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बनने में कौन कौन सी पार्टिसिपेट करेगी। चलिए आ गया ये। उसके बाद एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइट करो, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना नहीं करना, इट इज ऑल अबाउट कोवैलेंसी, कि अगले को बॉन्ड कितने बनाने हैं, अगले को बॉन्ड कितने बनाने हैं उस पर डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो बेटा, यहां कार्बन होता है ऐसा 2s2 2p2, ऐसा ही होता है। कार्बन क्या होता है, 2s2 2p2 होता है। अब अगर कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही सकता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो कहता ही नहीं है कि कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होना है, वो तो तीनों तरह के, ये भी मिक्स कर सकता है, हाफ फुल खाली वाला भी, भरा वाला भी, और आधा भरा हुआ, सारे तरह के मिक्स कर सकता है। तो ये एक्साइट करना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है तो इसका मतलब है इसको बॉन्ड 4 बनाने होंगे, इसलिए कर रहा है। तो ये अपनी कोवेलेंसी को 4 करना चाहता है, 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए ये एक्साइट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन की कोई कंडीशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की कोई कंडीशन नहीं है ऐसी कि तू पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर फिर मैं एनर्जी को मर्ज करूंगा, ऐसी कोई कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एसेंशियल कंडीशन नहीं है। एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन बिफोर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, साथ में हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया होगा, नहीं, उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है। ठीक है बेटा, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसने यहां पे क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, एसेंशियल कंडीशन तो नहीं मान सकते, ठीक है, एसेंशियल कंडीशन तो नहीं मान सकते हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, ऑर्बिटल से ऑर्बिटल ही तो बना रहे हो बेटा, नाम बदल रहे हो, प्योर के बाद हाइब्रिड बोल रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ऑर्बिटल से ऑर्बिटल ही बना रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो आप, बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ही तो कर रहे हो बेटा, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद आपने रीऑर्गेनाइजेशन भी बोल दो। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है क्या, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, सिंपल है। एस और पी थे, उनको मर्ज किया, फिर sp बना दिया। तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल से तुमने हाइब्रिड ऑर्बिटल कर दिया, विच इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज ये दोनों सेम ही एटम के हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हम पढ़ेंगे, MOT, उसमें हम जाके पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, क्योंकि वहां पर दूसरे मेहमान का ऑर्बिटल आके मर्ज हुआ। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड ये थ्योरी कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जिम्मेदारी है सिर्फ सेंट्रल एटम की, और सेंट्रल एटम का मतलब एक एटम, और एक एटम के ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ए काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आल्सो, मतलब वो कोई मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल नहीं है, वो भी उस एक एटम का ही ऑर्बिटल है। बट हाँ ठीक है, प्योर ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलना टर्म्स जो है वो हमको अलग अलग कर देती है। लेकिन हम आपसे पूछे कि दोनों की कैटेगरी क्या है, तो दोनों की कैटेगरी तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल ही है ना, एटॉमिक से एटॉमिक ही बना है, नाम बदल दिया। वो प्योर था पहले, अब क्या बन गया, वो
हाइब्रिड बन गया, तो वो है टाइप वही। चलिए आगे चलते हैं। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी ये बात कर रहा है आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मैंने क्या कहा, उनकी शेप एक जैसी होती है। अपन ने sp sp2 sp3 की शेप एक जैसी पढ़ी। दूसरा, हमने एनर्जी को एग्जैक्ट बराबर करने के लिए ही तो ये काम किया है बेटा, हमने एनर्जी को एग्जैक्ट बराबर करने के लिए ही तो बेसिकली ये काम किया है। ठीक है, तो मतलब जब ये बन जाते हैं तो इनकी एनर्जी बिल्कुल एकदम बढ़िया होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब इनसे आके जब इनसे आके कोई मेहमान सराउंडिंग एटम जुड़ता है तो फिर इनकी एनर्जी के अंदर और इनके परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर थोड़े बदलते हैं, क्योंकि अगला मेहमान आ रहा है तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजें तो चेंज करोगे। आपने पहले से सोचा हुआ है, आपने मेहमान आया, मेहमान आपको लगा कि चाय तो सभी पीते हैं, आपको क्या पता लगा कि चाय तो सभी पीते हैं, जनरली सभी लोग चाय पीते हैं। लेकिन जैसे ही आपने चाय बनाना चाही और मेहमान आके बोला कि मैं चाय नहीं लेता, तो फिर आपको उसके लिए कॉफी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी आप मना कर दोगे कि चाय नहीं पीता भाग यहां से, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या पता कॉफी बनाओगे। मतलब कुछ चेंजेस बाद में आ सकते हैं, बट ये अपनी तरफ से तो पहले एग्जैक्ट सेम ही रहेंगे, बिल्कुल सेम ही रहेंगे। हाँ, सराउंडिंग एटम के जुड़ने के बाद इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर पी करेक्टर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, which is we discuss in later in Bent's rule। हम Bent's rule में ये चीजें जो है सारी डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ आप समझिए कि अभी तो हमारे पास सराउंडिंग एटम आया ही नहीं। आ जाओ। ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ, एक तो ये सिग्मा नहीं आएगा यार, ये यहां पे क्या होता है कि फॉन्ट बदलते हैं ना तो कुछ फॉन्ट की दिक्कत आती है, तो ये एस आएगा बेटा यहां पे। ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, डायरेक्शनल नेचर किसका बढ़ेगा, जिसके पास नहीं है। किसके पास नहीं है, एस के पास नहीं है, तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस इंक्रीजेस व्हाइल पी इंक्रीजेस इट्स एंगुलर नेचर। पी इंक्रीज इट्स एंगुलर नेचर, मतलब कि सिंपल सी बात है, एस का क्या बढ़ेगा मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, तो इस पॉइंट को मैं वापस यहां पे इतना बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पूरा समझा दिया था लास्ट वाली स्लाइड पे, ये सारी चीजें यही समझाई थी। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। तो क्या क्या किसका बढ़ता है, तो जिसके पास जो कमी है वो बढ़ता है बेटा, और फिर उसी से मैंने आपको एस एंगल की दुकान होती है बताया था बेटा, बताया था। आ जाओ आगे आ जाओ। ओनली दोज ऑर्बिटल्स नीड टू हाइब्रिडाइज which forms sigma bond and keep the lone pair। केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में जाने की जरूरत पड़ती है जिनको या तो आगे जाके सिग्मा बॉन्ड बनाना है या फिर लोन पे रखना है। अब आप बोलोगे सर उनको क्या पता कि सिग्मा बनाना है या पाई बनाना है, तो बेटा देखो हमने भले ही इसको स्टेप बाय स्टेप सीखा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। मतलब इधर से सेंट्रल एटम ये सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल की जो मर्जिंग है वो भी कर रहा होता है, उधर से सराउंडिंग एटम अटैक भी कर रहा होता है, और ये सब कुछ अपने को तो क्या है, अपने को स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि अपने को चीजें सीखनी है। हमारे सामने तो आज मॉलिक्यूल है बेटा, PCl5 है हमारे पास, हाथ में क्या है, PCl5 है। अब आप बैठ के सोच रहे हो कि PCl5 कैसे बना है, आपने नहीं बनाया PCl5, हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स हैं। एटम्स कहां एग्जिस्ट करते हैं आप खुद सोचो, एटम्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो आप ऐसे कैसे एटम को सोच के बोलोगे कि वो पहले यहां आया होगा फिर डी ने मर्ज किया होगा। ये बेसिकली केमिस्ट्री जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशंस होते हैं, केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशंस पढ़ाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आपके पास है बट आप अब इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो कि ये कैसे बना होगा, दैट इज योर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री होती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं हमको पता लगता है कि हमने ये देखा कि जिसमें जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और जिसमें जितने लोन पेयर होते हैं, अगर उनको काउंट कर लें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आ जाते हैं, है ना। हमने क्या किया कि हमने सिग्मा के बॉन्ड गिन लिए, पाई नहीं, क्या गिन लिए, सिग्मा बॉन्ड गिन लिए, और नंबर ऑफ लोन पेयर गिन लिए। सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड हमने जब काउंट किया तो देखा कि उसके हाइब्रिड स्टेट जो है वो उससे मैच कर रहा है। सपोज किसी के पास 2 सिग्मा है, किसी के पास 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, किसी के पास 2 सिग्मा है 1 लोन पेयर है, तो 2 और 1 3, मतलब 2 जो बॉन्ड बने होंगे तो वो भी 2 ऑर्बिटल से बने होंगे, 2 बॉन्ड बने होंगे सिग्मा बॉन्ड, तो वो भी 2 ऑर्बिटल की वजह से बने होंगे। तो यानी 2 ऑर्बिटल तो वो जो बॉन्ड बना रहे हैं और 1 ऑर्बिटल वो जिसमें वो लोन पेयर रखा है। तो इसका मतलब आपने दिमाग लगाया कि यहां 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, मतलब 2 ऑर्बिटल ये वाले और 1 ऑर्बिटल लोन पेयर वाला, मतलब 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। आपने ये दिमाग लगाया, तभी इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2।
क्योंकि कितने मिले होंगे, जितने आपको दिख रहे हैं, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो इसका मतलब आपने सोचा कि यार ये 3 ऑर्बिटल पे हमको कहानी दिख रही है, तो इसका मतलब है इसके 3 ऑर्बिटल ही मर्ज हुए होंगे और उससे बना होगा क्या, sp2। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने रिजल्ट से पहुंच गए ऑब्जर्वेशन पे। तो यही कह रहा है कि ओनली दोज ऑर्बिटल नीड टू हाइब्रिडाइज, वो ही उन्हीं ऑर्बिटल्स को जरूरत पड़ती है हाइब्रिडाइज होने की जिनको आगे जाके क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है या फिर क्या रखना है, लोन पे रखना है। पाई वाले हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब क्या हो गया, पाई बॉन्ड भी तो किसी ऑर्बिटल से ही बनता है और सिग्मा बॉन्ड भी ऑर्बिटल से ही बनता है और लोन पेयर भी किसी ऑर्बिटल में ही रखा होगा। यानी मुझे सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर से मतलब है, तो मतलब मैं सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लूं तो मैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पहुंच जाऊंगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पहुंच जाऊंगा। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और हमने पहले ही सीखा है दैट इज योर एन एंड दैट इज योर एम, और हमने इसको ए बी एन एल एम में सीख लिया है। हमने इसको क्या सीख लिया है, ए बी एन एल एम। वापिस आता हूं इस वाली स्लाइड पे, तभी तो यहां लिखा हुआ है बेटा कि लोन पेयर प्लस सिग्मा निकालो फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं मतलब 2 मिले होंगे, तो 2 मिलते हैं तो कौन सा होता है बेटा, sp। क्या होता है, sp। ये 3 है तो 3 मिले होंगे, 4 है तो 4 मिले होंगे, 5 है तो 5 मिले होंगे, 6 है तो 6 मिलेंगे। तो sp, sp2, sp3, sp4 मत कर देना, p 3 ही होते हैं, p सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, p4 कुछ नहीं होता, p4 कुछ नहीं होता, p सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो p4 मत सोच लेना। तो फिर सर क्या सोचें, तो आगे d को लाओ, डी को मर्ज करो, 5 की जरूरत है तो 6 है तो 2 डी लाओ, 7 है तो 3 डी लाओ। वैसे डी वाली जो मर्जिंग है वो अलग लेवल की होती है, वो हम आगे जाके सीखेंगे, इसलिए मैंने अभी तक प्योर एस और पी की ही ऑर्बिटल बताई। एस और पी की मिक्सिंग से हम हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं, क्योंकि जब डी आता है तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बेसिकली ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये टुकड़ों में हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें ये sp3 अलग होते हैं, सॉरी इसमें ये sp2 अलग होता है और pd अलग होता है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारे, है ना, आगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में डी का यूज, कौन सा डी है ये पता लगा लेंगे। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन है ना डी, तो बेटा डी तो 5 होते हैं, डी तो 5 होते हैं, ये कौन सा डी है कैसे बताएं, डी तो 5 होते हैं, ये कौन से 2 हैं उन 5 में से, ये कौन से 3 हैं, ये भी हम सीखेंगे। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमारी उस हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन में आएगी। ऐसे भी खूब सवाल आपने देखे होंगे कि SF4 मॉलिक्यूल में सल्फर ने कौन सा डी यूज किया, है ना, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे। तो ये सारे सवाल आप कर लोगे, है ना, और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कहां थे हम, ये वाली बात थी। चलिए आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हाँ भाई कर लिया नोट, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेटा ये वैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, तो मेरे को नहीं पता था यहाँ पे इतनी ज्यादा स्लाइड जो है होगी आगे। sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता बेटा, हमने पहले ही पढ़ लिया कि जब एक s और एक p मिलता है तो sp और sp2 बनेंगे, ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी सब बता दिया एंगल वगैरह। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक s प्लस 2p अगर मिलेंगे तो उसको बोलते हैं हम sp2, फिर sp2, फिर एक और, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, 3 मिलेंगे 3 बनेंगे, sp2 होता है। उसके बाद sp3 क्या होता है कि एक s मिलेगा, 2p 3p मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 4 बनेंगे, चारों का नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। ये सब मैं सिखा चुका हूं, है ना, पहले ही बता दिया था, मुझे नहीं पता था, यहाँ पर अलग अलग स्लाइड्स भी बनी हुई है, खैर कोई बात नहीं, चलेगा, आ जाओ। अब आ जाते हैं सीधा सीधा एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीख लिया, हाइब्रिडाइजेशन की थियरी वगैरह क्या होती है, हमने सारी कुछ चीजें जो है वो सीख ली हैं। सीधा आते हैं बेटा हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे बॉन्ड एंगल सीखेंगे, उसमें बेंट्स और ड्रैगो रूल भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल यूज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, कुछ सॉलिड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जनरली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपन गैसियस स्टेट में कंसीडर करते हैं, है ना, गैसियस स्टेट में कंसीडर करते हैं। और एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम जानेंगे, जिसमें
इस नॉन एग्जिस्टिंग का एक रीजन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज योर इम्प्रॉपर कोवेलेंसी। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो एक रीजन तो इनमें वही आएगा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक रीजन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने इसकी एप्लीकेशन में डाल दिया ताकि हम तीनों चीजों को एक साथ वापस देख लेंगे। नहीं एग्जिस्ट करने के 3 फैक्टर्स होते हैं, मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं। उन 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें से एक फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने इसको एक पॉइंट बना लिया। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इन सभी पॉइंट्स पर सवाल आते हैं, होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशंस के ही सवाल है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ अलग टॉपिक से पूछा हुआ। नहीं बेटा, अगर हम उनको एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में ले लें, उनसे समझ लें, तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। खूब सारे सवाल इन वाले पार्ट से आते हैं। बॉन्ड एंगल्स के सवाल आते हैं, बेंट एंड ड्रैगो रूल के सवाल भी कई बार वैसे नीट में एक्सपेक्ट नहीं करते बेंट और ड्रैगो रूल को, बट ड्रैगो के अंदर जो हम एक चीज सीखते हैं उससे वो कई बार एक ऑर्डर पूछ लेता है, डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर पूछ लेता है। उसके बाद टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज, यहां से जरूर सवाल आता है नीट वगैरह में कि कौन सा डी यूज होगा, कौन सा नहीं होगा, या कौन सा नहीं होगा तो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, एटलीस्ट वो तो पूछ ही लेते हैं। तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चल जाता है। चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और सबसे पहले आते हैं हमारे एक इस पर बॉन्ड एंगल। बेसिकली बॉन्ड एंगल का बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर मैं चार्ट बना दूंगा। सबसे पहले जो मान लीजिए यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिया BF3। मैंने क्या कंपाउंड लिया बेटा? एक BF3 कंपाउंड लिया। BF3 कंपाउंड को देखने के बाद मेरे को यह पता लगा कि ये AB3L0 टाइप का मॉलिक्यूल है, और अगर AB3L0 टाइप का मॉलिक्यूल है, सारे सराउंडिंग एटम्स भी सेम है, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर निकल के आई ट्राइगोनल प्लेनर। क्या निकल के आई? ट्राइगोनल प्लेनर। इसलिए मैंने इसका थीटा कितना बोल दिया बेटा? 120 डिग्री बोल दिया। कितना थीटा बोल दिया मैंने? इसका 120 डिग्री थीटा बोल दिया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आया। तो क्या सर हम जितने हाइब्रिडाइजेशन में sp2 जितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे, जितने हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे, उन सब का क्या sp 120 डिग्री कर लें? नहीं, यही तो सिखाना है। हाइब्रिडाइजेशन का रोल है, बट दिक्कत है। क्या दिक्कत है? फॉर एग्जांपल यहां मैंने SO2 ले लिया। क्या ले लिया बेटा मैंने? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या, सॉरी SO2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब मैंने देखा कि ये AB2L1 है। बेटा 2 और 1 भी 3 होते हैं, और 3 और 0 भी 3 होते हैं, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा तो sp2 ही। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा तो sp2 ही। लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम भले ही हो, लेकिन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है, जो शेप जो है वो अलग है, और ये बन जाता है बेटा बेंट। क्या बन जाता है? बेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बेंट बन जाता है। इसका बॉन्ड एंगल आता है लगभग, 117.5 डिग्री। कितना आता है? 117.5 डिग्री। यहां से एक बात मुझे समझ आ गई, इसमें और इसमें केवल एक चेंज है। इसमें और इसमें केवल एक चेंज है, और वो एक चेंज क्या है कि सर एक लोन पेयर ज्यादा है सर, बाकी तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और लोन पेयर ज्यादा होने की वजह से यहां पे बेंट शेप हो गया और एंगल भी घट गया। मतलब एक जुगाड़ निकल के आया, और जुगाड़ ये कहता है कि जब जब लोन पेयर बढ़ेगा तो एंगल घटेगा। एक लोन पेयर, वन लोन पेयर डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल बाय ऑलमोस्ट 2.5 डिग्री के आसपास, है ना। कितना कम कर देता है वो? 2.5 डिग्री के आसपास कम कर लेता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, इसलिए इसको मैं जुगाड़ लिख रहा हूं, ताकि कभी कोई एंगल वगैरह सोचना हो, वैल्यू बेस्ड सवाल पूछ ले, तो आपको ये देखना है कि इसमें एक लोन पेयर है, ठीक है। इसमें क्या है? एक लोन पेयर है, और ये वाला 117.5 डिग्री है। सिमिलरली आप खुद सोचो, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया CH4 में ये होता है बेटा AB4L0 होता है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये टेट्राहेड्रल होता है, परफेक्ट, और टेट्राहेड्रल होगा तो थीटा ऑब्वियस सी बात है 109.5 डिग्री होगा। फिर मैंने यहां पर NH3 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? NH3 ले लिया। NH3 ले लिया। NH3 होता है बेटा AB3L1 होता है। फिर मैंने यहां पे H2O ले लिया। H2O क्या होता है बेटा? AB2L2 होता है, ठीक है। ये पिरामिडल बन गया,
भाई एंगल बदल रहे हैं तभी तो शेप बदल रही है, सिंपल सी बात है। एंगल बदलेंगे तभी तो आप इसको क्या बोलोगे, शेप बदल गई। ये क्या होता है, अगेन यहां पर बेंट आ गया। देखो जब एक भी लोन पेयर नहीं है तो हम 109.5 डिग्री बोल रहे हैं, और जब एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर कितना हटा देता है बेटा, 2.5 डिग्री से कम कर देता है। इसका थीटा, अमोनिया के अंदर थीटा आता है 107 डिग्री के आसपास, ठीक है। बेंट है, अब एक नहीं दो लेन पेयर है, मतलब 2.5 और 2.5 5 डिग्री कम कर दो इसमें से, इसका थीटा आता है लगभग 104.5 डिग्री। इसका मतलब है ये कंक्लूजन जब हमने रिजल्ट्स देखे तो हमको पता लगा कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का रोल नहीं है, बट हाइब्रिडाइजेशन का रोल भी होता है। इस वजह से ये सारी बातें हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन में सीखना ही ज्यादा ठीक है। देखो कहने को ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, लेकिन बात यही है कि लोन पेयर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लोन पेयर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एंगल कम होता जा रहा है। तो क्या सर हम हमेशा लोन पेयर को देख के ही आंसर दे देंगे, ऐसा भी नहीं सोच सकते। क्या सर हमेशा लोन पेयर को देख के ही आंसर दे देंगे, तो बेटा ऐसा भी नहीं सोच सकते। तो सर फिर क्या करें, तो बेटा सारी चीजें मिलाकर, एक चीज अभी मैं आपको यहां पर ऐड कर रहा हूं, अब मुझे बताओ यहां पर देखो एक चीज और ऐड कर रहा हूं। मान लो मैंने यहां लिख दिया बेटा CO2, क्या लिख दिया मैंने, CO2। ये होगा आपका Ab2L0 होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग होगा sp। यहां मैंने लिख दिया XCF2, क्या लिख दिया मैंने x का XCF2, ये आपका Ab2L3 होगा, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन और भी अलग आएगा sp3d, ठीक है। फिर मैंने यहां पे आपका ICl2 माइनस लिख दिया, ये भी आपका होगा Ab2L3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा, sp3d आएगा। अब जरा सोचो इस बात को, यहां ना तो लोन पेयर बराबर हैं या लोन पेयर जो है वो, इसको आप रहने ही दो, एक बार इन दोनों में कंपेयर करवाता हूं। यहां लोन पेयर भी अलग अलग हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग है। फिर आप बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करें, किसका कम किसका ज्यादा, क्योंकि अब तक आपने सोचा कि भाई मान लो लोन पेयर ज्यादा होंगे तो एंगल कम होगा। आप इसमें अगर लोन पेयर ज्यादा देख रहे हो और एंगल कम कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इनका एंगल आता है बेटा बराबर, ये साथ दोनों ही क्या है, थीटा, इनमें क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये Ab2L0 अगर आपको याद हो एंड Ab2L3 आर आइसोस्ट्रक्चरल। याद है ये क्या होता है बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, मतलब इनका एंगल जो है वो एक जैसा आएगा, मतलब लीनियर होते हैं, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम आएगा 180 डिग्री। आपने एक चीज अभी नोट कर ली कि न तो आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन देख के आंसर दे सकते हो, ना आप डायरेक्ट लोन पेयर के नंबर देख के आंसर दे सकते हो, मतलब ये खूब सारे फैक्टर्स जो हैं मिलकर बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे। अब समस्या खड़ी हो गई, सर कब कौन सा देखना है ये बताओ ना, कब कौन सा देखना है ये बताओ। तो बेटा उसके लिए लेके आया हूं जुगाड़, और जुगाड़ में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं चार्ट। क्या लेके आया हूं, चार्ट, एक चार्ट लेके आया हूं। वो चार्ट क्या है वो देख लें, बॉन्ड एंगल, हाउ टू प्रेडिक्ट बॉन्ड एंगल, उसकी स्टेप देखेंगे हम। चलो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, VSEPR, VSEPR चेक करना है सबसे पहले। इसके अंदर हमको देखना है इफ लीनियर, अगर कोई लीनियर है तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा एंगल दो बॉन्ड के बीच में नहीं आ सकता, दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल आ सकता है। बॉन्ड एंगल क्या बोलते हैं, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच के एंगल को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या दो बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा ले सकते हैं, नहीं, 180 डिग्री मैक्सिमम होगा। सबसे पहले VSEPR देखना है। उसके बाद हम VSEPR से अगर सपोज आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर। किस पर मूव करेंगे, हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से कैसे निकाले, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हमने सीखा sp ज्यादा, sp2 कम और sp3 कम। अगर ऐसा है, ऐसी स्पीसीज, तीन ऐसी स्पीसीज आपको दे दी कंपेयर करने के लिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट देन sp का ज्यादा, sp2 का उससे कम। और ये किससे समझ आया, s एंगल की दुकान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, s एंगल की दुकान है तो s ज्यादा, तो एंगल ज्यादा, sp2 में s कम था, sp3 में और s कम था, यहां से हमको समझ आ गया।
चलो सर, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो क्या करें सर? ये तो आपने तब बता दिया जब हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, सेम नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आपने बता दिया। तो अब अगली कंडीशन आती है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, इफ इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। अगली स्टेप चलते हैं हम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। अब क्या करेंगे सर बताओ? अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो जाए तो यहां से दो रास्ते निकल जाते हैं, यहां से हमारे लिए दो रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सही रास्ते पे चले गए तो आंसर सही हो जाएगा। तो सर वो दो रास्ते कौन से हैं बताते हैं बेटा। दो रास्ते, यहां से दो चीजें निकल जाती है, इस जगह से हमारे पास दो चीजें निकल के आएगी, एक इधर ले लो और एक मैं यहां पे ले लेता हूं। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, अगला लिख रहा हूं, पहली कंडीशन लिख रहा हूं, पहली कंडीशन इधर वाली लिख रहा हूं, इफ सेंट्रल एटम, इफ लोन, ऐसा लिख दो, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट एट सेंट्रल एटम, then give your answer according to hybridization। मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल बराबर कर दो, लेकिन कंडीशन है बेटा लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट चेक कर लेना। इसीलिए कह रहा हूं रास्ता गलत पकड़ सकते हो यहां से। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर जो है वो, जो आपके पास लोन पेयर जो है वो अलग अलग होना, मतलब लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CCl4, SiCl4, ठीक है, GeCl4। अब जरा बताओ क्या इसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर बच रहा है? सर हम कैसे देखें? अब ये मतलब बता रखा है सब कुछ, हम कैसे देखें? ऐसा सवाल दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। बताओ बेटा, AB4L0, ये भी AB4L0 निकाल लोगे, ये भी AB4L0, ये सब तो निकालना आता है। L0 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 मतलब ना कार्बन के पास लोन पेयर बचा, ना सिलिकॉन के पास लोन पेयर है, ना ही जर्मेनियम के पास लोन पेयर है। मतलब हम इस कंडीशन में हैं कि CCl4, SiCl4 और GeCl4 का अगर हमको बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाना है तो तो हम कौन सी कंडीशन में है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबका sp3 और sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम, लेकिन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन बॉन्ड एंगल विल बी ऑल्सो सेम, देन बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये है। तो सर हमको क्या करना है? तो बेटा आपको एक ही तो चीज करनी है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर चेक करने हैं। जो भी आपको स्पीसीज कंपेयर करने के लिए दी गई है उसमें सेंट्रल एटम अगर वो 3 है, 2 है, 4 है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है और फिर हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम आ रहा है, तो हम आंसर दे देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखो सोचने पे लगा क्या ये इक्वल नहीं ना, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, इनका सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होता है एंड दैट इज 109.5 डिग्री। तो सर दूसरी कंडीशन में आ जाओ, दूसरी कंडीशन में भी आ जाते बेटा। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो सीधा सीधा जुगाड़ है, और सीधा सीधा जुगाड़ क्या है? लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो एंगल कम, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो एंगल कम। यहां लिख रहा हूं लोन पेयर बढ़ाओ, एंगल घटाओ, ठीक है। तो इसका उल्टा भी सोच लेना, लोन पेयर हटाओ एंगल बढ़ाओ, इसका उल्टा भी सोच लेना, ठीक है। ये जुगाड़ है, लोन पेयर
लोन पेयर बढ़ाओ एंगल घटाओ, या फिर लोन पेयर हटाओ एंगल बढ़ाओ, दोनों एक ही बात है बेटा। या तो कम करोगे तो बढ़ेगा, लोन पेयर बढ़ाओगे तो घटेगा। तो ये लोन पेयर ज्यादा होंगे तो एंगल कम होंगे। इन सब के एग्जाम्पल्स हम अभी करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स हम अभी करने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन सर क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोन पेयर, अगली स्टेप पर आ जाओ, ये स्टेप खत्म हो गई लेकिन अगली स्टेप पर आ गए और वो लिख दिया इफ हाइब्रिडाइजेशन, if hybridization and number of lone pair both are same, then हम क्या करेंगे? अगर सर आपने सब बता दिया, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो क्या करेंगे? तो बेटा सीधा सीधा तरीका है क्या कि अगर सराउंडिंग साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, SA का मतलब होता है सराउंडिंग एटम, SA की सराउंडिंग एटम की साइज ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कर दो। तो फिर इसका मतलब है, क्योंकि ज्यादा के साथ ज्यादा सोचना अच्छा लगता है, इसलिए एक के लिए याद रखो। फिर यहां पर क्या लिख दोगे? अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड एंगल कम कर देंगे। अब जो ये आखिरी स्टेप है ना, इसको सबसे पहले उठा लेते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली स्टेप को सबसे पहले सोच लेते हैं और आंसर गलत कर लेते हैं। ना तो वो ये देखते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि इनके पास लोन पेयर ही नहीं हो। अब आप क्या करोगे इस वाले में? अगर आप यहां पर ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, सर ने बताया था सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, आप इनको डिक्रीज कर देते हो। लेकिन आप ये सोचते हो, क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे चले गए थे। बेटा आपको पहले चेक करना है, सेंट्रल एटम के पास, किसी के पास लोन पेयर नहीं है तो आपको इस चार्ट के इसी तरफ रहना पड़ेगा। तो गलती मत करना, लोन पेयर कहां है कहां नहीं है पहले चेक करना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है ये बेसिकली जुगाड़ है, ये मेरा जुगाड़ है और ये बॉन्ड एंगल निकालने का जुगाड़ है, बॉन्ड एंगल जुगाड़। ये बॉन्ड एंगल का जुगाड़ है बेटा, बॉन्ड एंगल का जुगाड़ है, ये सिंपल सा बॉन्ड एंगल का जुगाड़ है। अब देखिए, आ जाओ, क्या सर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं? आ जाओ, अभी करते हैं, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले यहां पर मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं और अब आपको कुछ सवाल करने के लिए देता हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने ये देख लिया, सबसे पहले मैंने मान लिए I3 माइनस निकाला, उसके बाद CO2 निकाला, उसके बाद मान लो मैंने यहां पर, चलो एक पहले सस्ता एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसको कंबाइन कर लेंगे, है ना, फिर उसको कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद अपन ने लिख दिया CO2, उसके बाद अपन ने लिख दिया BF3, उसके बाद अपन ने लिख दिया CH4। ठीक है, इसको बाद में और कंबाइन कर लेंगे। अगली स्टेप में इसको इंक्रीज करते हैं और मर्ज करते हैं और CO2 के साथ BF3 भी लेते हैं, SO2 भी लेते हैं, CH4 भी लेते हैं और NH3 भी लेते हैं और H2O भी ले लेते हैं। चलो, ये मर्ज कर लिया। सर इतना सब कुछ हम एक साथ कर पाएंगे? अब भी कर पाओगे, अभी कर पाओगे, चिंता मत करो। फोर्थ में हम एक स्टेप ऐसी ले लेते हैं, हमने ले लिया BF3 ले लिया, उसके बाद हमने BCl3 ले लिया, उसके बाद हमने BBr3 ले लिया, उसके बाद हमने BI3 ले लिया। चलो, ये भी ले लिया, ये भी करके देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, पांचवें पर आ जाओ भैया। पांचवें में हम और आगे बढ़ जाएंगे, बाद में करेंगे, पहले आप इतने करके देखते हैं। चलो आ जाओ, जो कुछ भी हमने सीखा, आप, आई होप आपने वो चार्ट बना लिया होगा और वो आपके सामने होगा। अगर नहीं बनाया तो चलो एक काम करता हूं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ये नोट करिए। 1 मिनट दे रहा हूं, नोट करिए, सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। 1 मिनट दे रहा हूं, नोट करिए। हाँ भाई, कर लिया नोट? बढ़े आगे? हाँ, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे यहां पर, और सबसे पहले I3 माइनस और CO2 के अंदर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है हमको। तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने कहा था वो चार्ट आप सामने रख लीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया कि VSC/PR चेक करेंगे। हमने चेक किया और ये आया आपका AB3, ये आया आपका क्या? AB2L3 एंड दिस वन इज AB2L0 टाइप का आएगा। दोनों ही क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, दोनों ही लीनियर होते हैं। थीटा दोनों का क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसलिए बिना सोचे समझे हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पर बोल देंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं।
ठीक है बेटा, दोनों बराबर होते हैं। अगला आ जाओ, अगला देख लेते हैं क्या है सर। अगला देख तो सबसे पहले CO2, CO2 क्या होता है बेटा आपका Ab2L0, मुझे पता है ये मैक्सिमम होगा। ये क्या होता है आपका Ab3L0, उसके बाद ये क्या लिख दोगे आप Ab4L0 लिख दोगे। Ab2L0 हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे sp लिखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे sp2 लिखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे sp3 लिखोगे। बताओ बेटा sp वाला मैक्सिमम, sp2 वाला उससे कम और sp3 वाला सबसे कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, आपको कंपेयर करवाई गई हुई स्पीसीज में अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, sp वाला मैक्सिमम, sp2 वाला उससे कम और sp3 वाला सबसे कम। चलिए अब थोड़ा क्लब करके सवाल पूछा है यहां पे, तो क्लब करके सवाल पूछा है तो सर इसमें हम कैसे सोचें, आ जाओ सोचते हैं बेटा। CO2 के नीचे मैंने लिख दिया, मैं जानता हूं ये मैक्सिमम होगा, ये Ab2L0 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। उसके बाद यहां पर अभी लिखा था ये Ab3L0 हो जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। फिर ये Ab2L1 होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसका sp2 ही रहेगा क्योंकि 2 और 1 भी 3 ही होते हैं। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर हाइब्रिड Ab4L0 हो जाएगा बेटा, ये Ab3L1 हो जाएगा बेटा, और ये आपका Ab2L2 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे, अब क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकालोगे बच्चों तो sp3 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालोगे तो sp3 आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना है, तय है। तो सर अब कैसे कंपेयर करें, क्या सोचें। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें आपको सेट बनाने पड़ेंगे। यह तय है कि sp वाला मैक्सिमम होगा तो मैं इसको तो मैक्सिमम कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मेरे सामने यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के 2 सेट हैं, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं और 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। मैं जानता हूं sp3 वालों का sp2 से कम ही होगा, मैं जानता हूं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो sp2 वालों का एंगल जो है वो sp3 वालों से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो मतलब ये आना, ये तो तय है कि BF3 और SO2 जो है, BF3 और SO2 जो है वो आएंगे तो पहले ही। लेकिन बेटा BF3 और SO2 को कैसे कंपेयर करें, BF3 और SO2 को कैसे कंपेयर करें, तो बेटा इसका इस वाली कैटेगरी को मैं सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन में डाल दूं और इन 3 को भी मैं सेम हाइब्रिडाइजेशन में डाल देता हूं। sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन सेम। क्या लोन पेयर डिफरेंट है? यस सर। तो हम एक स्टेप पर हमने सीखी हुई है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन अगर लोन पेयर अलग अलग हो, यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन लोन पेयर अलग अलग हो, लोन पेयर अलग अलग हो तो लोन पेयर ज्यादा तो एंगल कम, लोन पेयर बढ़ाओ एंगल घटाओ, लोन पेयर बढ़ाओ एंगल घटाओ। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर ज्यादा है तो एंगल इसका कम होगा, तो यहां पे ऐसे कर दो। उसके बाद यहां पे क्या करें सर, तो यहां पे अब ये वाले इससे तो कम होंगे, हमको पहले से पता ही था, ये वाला इससे कम कर दो, ये वाला इससे कम कर दो। सो फाइनल ऑर्डर अगर लिखना हो, वैसे तो फाइनल ही है, कोई आगे पीछे है नहीं तो दिक्कत है नहीं, ये लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीजिंग मैनर में ही रहेगा। लेफ्ट टू राइट क्या रहेगा, ये डिक्रीजिंग मैनर में ही रहेगा। आगे आ जाओ बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन में BF3 दिया है, BCl3 दिया है, BBr3 दिया है और BI3 भी दिया है। तो देखो अब इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले इन सब का हाइब्रिडाइजेशन जो है, इन सब का मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, Ab3L0 टाइप का मॉलिक्यूल है, निकाल लेना। इन सब का टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, Ab3 जो है, AB3 कैसा है, L0 टाइप का है। तो फिर सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। क्या सेंट्रल एटम लोन पेयर इज एब्सेंट, लोन पेयर इज एब्सेंट एट सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है, लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इन सब के एंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, इन सब के एंगल हो जाएंगे बराबर, इन सब के एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो BF3 के बराबर BCl3 के बराबर BBr3 और BI3, ये सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि आपने ये आंसर कहां से दिया, आपने ये आंसर दिया इस वाले पार्ट से। आपने ये आंसर कैसे दिया बेटा, इस वाले पार्ट से दिया। तो ऐसा और भी एक सवाल कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। देखो क्या हम इसमें, यहां पे दिख रहा हूं 5वें नंबर पे एक और लिख देते हैं, 5वें नंबर पे और लिख देते हैं बेटा। चलो अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां लिखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, 5th नंबर, 4 वहां हो गए, 5वां लिख देते हैं एक बार और, क्योंकि ये गलती ज्यादा करवाता है ना। तो चलो हमने लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया BCl दिया,
हमने लिख दिया AlCl3 लिख दिया, हमने लिख दिया GaCl3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिए। अब हमको क्या लगता है, हम सबसे पहले क्या मिस्टेक करते हैं जटा, कि हम इसमें अगर ऑर्डर हमसे पूछा है, इसमें हमसे ऑर्डर पूछा है, तो हमको क्या दिखता है कि यार सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है। हमको क्या दिखता है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है। सर ने बताया था कि सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो आप इसको तुरंत डिक्रीज कर दोगे। बेटा आप गलती कर दोगे, क्योंकि आपने एक काम वो जो है वो पहले करना है और वो आपने चेक नहीं किया। वो क्या काम है, पहले चेक करो। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, इनमें से किसी के पास लोन पेयर नहीं आएगा। ये सब Ab3L0 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ये सारे sp2 होंगे। जब किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है तो फिर आप सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या सॉरी सबका बॉन्ड एंगल क्या कर दोगे बेटा, बराबर कर दोगे। ये तरीका होता है, सबका बॉन्ड एंगल आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। अब आ जाओ 6 नंबर सवाल पे आ जाओ। 6 नंबर पे सवाल देखते हैं बेटा, इस पे देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लो हमने लिख दिया NCl3, सॉरी पहले लिख दिया NF3, उसके बाद NCl3, उसके बाद NBr3, ऐसे ले लिया, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद 7 नंबर भी ले लो, 7वें नंबर पे भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया NCl3, उसके बाद ले लिया हमने PCl3, उसके बाद ले लिया हमने ASCl3, NCl3, PCl3 एंड ASCl3 ले लिया। अब हम इनमें कंपेयर करेंगे तो बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं दोनों साइज वाले, वो इसमें समझ में आ जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले चेक करो, ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल किस टाइप के निकलेंगे, ये सब Ab3L1 टाइप के निकलेंगे। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर होगा। ये सारे कैसे निकलेंगे, Ab3L1 टाइप के निकलेंगे, और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 निकलेगा। तो क्या सर हम सबको बराबर कर दें? आपने ऊपर ऐसा ही तो किया है कि अगर मॉलिक्यूल सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सबको बराबर कर दो। बेटा वो मैंने इसलिए किया क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम के पास, किसी भी सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहा बॉन्ड बनाने के बाद, इसलिए बराबर किया। यहां बराबर नहीं करूंगा क्योंकि यहां तो लोन पेयर भी सबके पास एक एक है, सबके पास एक एक है, प्रेजेंट है, मतलब बराबर भी हैं, और हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर है। तो मैं अपनी आखिरी स्टेप पर आऊंगा, और आखिरी स्टेप क्या कहती है बेटा, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर बोथ आर सेम देन वी विल थिंक अबाउट सराउंडिंग एटम साइज एंड सेंट्रल एटम की साइज। तो हम अब सर किसकी सोचें, तो बेटा जो डिफरेंट है उसकी सोचो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहां पर n तो सेम है, सेंट्रल एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम तो इसमें क्या है, सेम है, तो सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। NF3 से ज्यादा NCl3 से ज्यादा NBr3, ठीक है। आ जाओ अब आगे, NCl3, PCl3 और ASCl3 इनको कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करके देखते हैं कि सर इसमें भी ऐसा ही कुछ है क्या। बेटा देखो चीजें तो सेम है, बाकी सब चीजें तो सेम है, मतलब ये मॉलिक्यूल तो सारे Ab3L1 टाइप के ही हैं, और हाइब्रिडाइजेशन भी तीनों का sp3 ही है। लेकिन यहां एक कहानी अलग है, और वो कहानी कौन सी अलग है कि इस जगह पे आके आपने देखा कि सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, सब में क्लोरीन है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल की साइज घटेगी। इसलिए यहां पर ऑर्डर जो 6th नंबर में आया उसका उल्टा आएगा, तय बात है। क्योंकि सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ने पर उन एटम्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है तो एंगल खुलता है, और जस्ट उल्टा इसका सेंट्रल एटम वाली बात है। सराउंडिंग एटम के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि सराउंडिंग एटम की साइज जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उनके आपस में रिपल्शन इतने ज्यादा होंगे कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो बीच का एंगल है वो खुलेगा बेटा, ठीक है। ऐसे मतलब अगर आप ये देखो, ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है, और ये सराउंडिंग एटम है, इनकी साइज जैसे जैसे बढ़ाओगे इनके बीच का रिपल्शन जो है वो बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो ये एंगल थीटा जो है वो बढ़ेगा। इस तरह से सोच सकते हो। और इसका उल्टा सोच लो क्या, सेंट्रल एटम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल एटम वाला याद नहीं रहता क्योंकि वो उल्टा होता है। तो आप एक काम करो ना, आपको एक ही ध्यान रखना है ना कि साइड वाले बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, साइड वाले बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और बीच वाला बढ़ेगा तो एंगल घटेगा। तो दूसरा वाला तो वैसे ही याद रह जाना क्योंकि वो उल्टा चलता है, ठीक है बेटा। चले आगे, आओ अगला सवाल देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज आर। करेक्ट ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है वो देखते हैं।
सबसे पहले आपको ये देखना है VSEPR से, तो आप क्या देखोगे, ये AB3, इसको देख लो, ये वाला क्या आएगा आपका AB2L3 टाइप का मॉलिक्यूल आएगा, और ये आपका AB2L0 टाइप का मॉलिक्यूल आएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि बोथ आर क्या है, बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, ये आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, तो ये बराबर हैं। तो करेक्ट ऑर्डर निकल गया, इसका मतलब आंसर तो ठीक है ना, आंसर तो ठीक है। सॉरी अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ऑल ऑफ दिस है, आंसर तो अभी नहीं बोल सकते। तो चलो ये वाला ऑर्डर तो ठीक है, ये वाला ऑर्डर तो ठीक है। BCl3 और BBr3 में क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन बड़ा होता है, सराउंडिंग एटम की साइज ज्यादा होगी तो एंगल ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा कर रखा है तो ये भी सही है। क्या इसको भी सही मान लूं? गलत, ये गलत है, क्योंकि आप जो गलती करते हो वो यही करते हो जो मैंने अभी बोली। क्या सीधा देखोगे, क्या करोगे, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम की साइज, अरे एक साथ परोस दिया चीजों को तो एक साथ खा जाओगे, ऐसा नहीं है बेटा, एक साथ नहीं खाना है आपको। वो चार्ट जो है, वो जुगाड़ जो मैंने बताया है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसको क्या करना है बेटा? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ऐसे नहीं। अब ये चीज आप कब सोचोगे, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम, जब लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम निकल जाए तब सोचोगे ना ये साइज वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको पहले ये देखना है कि यहां पे इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, वो BCl3 और BBr3 होगा, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट है सेंट्रल एटम के पास। SO2 और NO2 प्लस, दिस वन इज AB2L0। AB2L0 हमेशा 180 डिग्री होता है, वो मैक्सिमम ही होगा। अब आप ये बोलोगे कि SO2, तो SO2 तो बेटा AB2L1 होता है, AB2L1 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 है। कैसे भी जवाब दे दो, sp और sp2 में ज्यादा कौन होता है, तो ये वाला ज्यादा होता है, तो SO2 से ज्यादा कौन हो जाएगा बेटा, NO2 प्लस हो जाएगा। कैसे भी सोच लो, ये वाला इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत है जो दिया है वो। तो आंसर आपका कौन सा है, सिर्फ ए आंसर आपका सही आएगा, सिर्फ ए आंसर आपका सही आएगा। चलिए अब क्या है बेटा कि हमने एक जो है एप्लीकेशन तो कर ली आज बॉन्ड एंगल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आने की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी यही है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर में हम इससे आगे की एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छे और एक नए तरीके से शायद सोचना सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी सिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं बेटा, खत्म करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।